हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 12 आईएससी का चैप्टर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट करने जा रहे हैं कॉमर्स का। अगर आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए और इसके दूसरे चैप्टर्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ऑप्शन में क्लिक करके आईएससी कॉमर्स क्लास 12 कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सेम फॉर इकोनॉमिक्स। और अगर आपको क्लास 11 का चाहिए तो आईएससी क्लास 11 कॉमर्स कीजिएगा एंड इकोनॉमिक्स, तो भी आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले हम लोग समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस मतलब तो हम लोग ने क्लास 11 में ही पढ़ा था। बिजनेस इज ए स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, मतलब बिजी होने के स्टेट को ही हम लोग बिजनेस कहते हैं। और जहाँ से हम लोग को मॉनिटरी गेन होता है, इकोनॉमिक गेन होता है, उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। अब एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट तो आपको सब पता होगा कि हम लोग का आसपास की जो चीज़ें होती हैं, जो हम लोग को इन्फ्लुएंस करती है, उसी को हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। तो हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हुआ कि हम लोग के बिज़नेस के आसपास की जो फंक्शनिंग, जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिज़नेस को, उसको हम लोग बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड इफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये केथ डेविस ने कहा था। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा है कि आप लोग कोई भी प्रोफेसर या फिर कोई भी बहुत बड़े आदमी का नाम नहीं लिख करके उसका डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप उसके अंदर एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट ने क्या बोल रहे हैं कि ये सारे वो कंडीशन और इवेंट है जो इन्फ्लुएंस करते हैं और इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर आप लोग को इसके क्वेश्चन आंसर और इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देख पाएंगे। और अगर आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उधर आपको इंस्टामोजो का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप परचेज़ कर लीजिएगा। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 20 रुपीज़ है, ईजिली अफोर्डेबल है। तो जो मेन फीचर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो क्या होता है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो हम लोग ने बात ही किया कि आसपास के जो हम लोग के सोर्सेज है उसके इन्फ्लुएंस को, तो इससे हम लोग को समझ में ही आ रहा है कि एक्सटर्नल फोर्सेस भी होंगे। जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। Business environment include general and specific forces. General forces such as economic, social, political, legal and technological conditions indirectly influence all business enterprise, but specific forces such as investors, customers, competitors and suppliers influence individual enterprise directly. तो जो हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस दोनों ही इंक्लूड करते हैं। जनरल में क्या आता है? हम लोग का इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब आता है जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस एंटरप्राइज को। वाइल स्पेसिफिक फोर्सेस में हम लोग का क्या आता है? स्पेसिफिक फोर्सेस में हम लोग का आता है कंपटीटर, कस्टमर और इन्वेस्टर, जो हम लोग का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस एंटरप्राइज को। Interrelatedness. Different elements of business environment are closely interrelated. For example, growing awareness for healthcare has led to increase in demand for healthy foods and healthy resorts. तो क्या बोल रहा है कि हम लोग का जो डिफरेंट एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो क्लोजली इंटररिलेटेड है। जैसे अगर हम लोग का हेल्थ केयर का बहुत ज़्यादा, जैसे कोरोना टाइम में क्या बोला था कि आप लोग अपना हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए। तो इससे क्या होता है, जो हम लोग का इम्यून सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे याकुल्ट के बारे में आपने सुना होगा, जो आपको बोलते हैं कि इंटेस्टाइन आपका बेटर कर देगा, जिससे आपका इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। तो उन सब का आपका प्राइस हाई हो जाएगा, उन सब का डिमांड हाई हो जाएगा, तो वो सब ज़्यादा बिकेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये लोग इंटर रिलेटेड रहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स तो होता ही है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। डायनेमिक होता है, डायनेमिक मतलब बहुत बड़ा, नॉट स्टैटिक, इट्स कीप चेंजिंग। और अनसर्टेनिटी होता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। और डाइवर्सिटी होता है बिजनेस में, और नॉन कंट्रोलेबल होता है। ये सब हम लोग जानते हैं। ज़्यादा नहीं, आप 5 से 6 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा इधर 12 पॉइंट दिया हुआ है तो 8 पॉइंट आप याद कर लीजिए और अच्छे से लिखिएगा। क्या कीजिएगा कि आप जब हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग को आप नीचे अंडरलाइन से मार्क कर दीजिएगा, और उसके अंदर जब आप लिखिएगा ना, तो उसको भी कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, लिखने का स्ट्रैटेजी पे मार्क्स डिपेंड करते हैं। क्योंकि थ्योरी मार्क्स में कभी भी, थ्योरी पेपर में आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं देगा। कैसे हम लोग को दूसरों से ज़्यादा मार्क्स लाना है वो हमें देखना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इम्पॉर्टेंस क्या है?
फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज और अर्ली वार्निंग सिग्नल, ये बस आपको रीड ही करना है। खैर तो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब जो किसी ने वो चीज़ नहीं किया हुआ, मतलब आपको ऐसा इस चीज़ का ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब जैसे आप बेबीज़ का देखें तो जॉनसन बेबी ने कम से कम 95% आपका मार्केट को एक्वायर कर रखा है। तो वहाँ पे अगर आप कोई बेबी का कंपनी खोलने का सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जॉनसन बेबी ने ही आपका 95% मार्केट कवर कर लिए, और उसके बाद जितने भी है वो कम से कम 4 to 5% कवर करके रखे। तो अगर आपका आएगा भी ना तो लोग ट्रस्ट अभी उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ही जॉनसन बेबी पे जाएगा। तो ये होता है एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब जैसे मैगी का देख लीजिए, मैगी आपका सबसे पहले आया था, इसलिए आप लोग कभी नूडल्स नहीं बोलते, जबकि वो एक नूडल्स है। मैगी तो जस्ट नेस्ले का एक ब्रांड है, वो नूडल्स का नाम है मैगी। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को ईपी खाना होता है तो भी हम लोग मैगी बोलेंगे, टॉप रेमन खाना होता है तो भी हम लोग मैगी बोलेंगे, मैगी खाना होता है तो भी हम लोग मैगी बोलेंगे। तो ये क्या होता है, ये आपके जुबान पे चढ़ जाते हैं। तो जब वो चीज़ आपकी कभी कहीं पे बिजनेस में निकली ही नहीं है ना, अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो आपका एक एडवांटेज हो जाता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अर्ली वार्निंग सिग्नल, एनवायरमेंट अवेयरनेस serves as an early warning signal. It makes a firm aware of the impending threat or crisis so that firm can take timely actions to minimize the adverse effect. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, मतलब जागरूकता जो एनवायरमेंट से जो हमें मिलती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप खाली प्रोडक्ट बना रहे हो और बेच रहे हो, आप लोग को पता भी चलता है, क्योंकि काफ़ी सारे मार्केट रिसर्चर बैठे रहते हैं कि कस्टमर का क्या डिमांड है, क्या ये है। तो वो डिमांड को देख करके वो पहले से एक वार्निंग सिग्नल दे देते कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जिससे हम लोग जिससे जो फर्म होता है उसको पहले से एक जो मुसीबत आने वाली होती है उसके बारे में पता होता है, और वो टाइमली एक्शंस ले सकता है उसके बारे में। नाउ कस्टमर फोकस, एनवायरमेंटल बिजनेस जो होता है ना, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो कस्टमर फोकस पे ध्यान रखते हैं कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर का यूटिलाइजेशन किससे हो रहा है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा है। फिर आते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना पड़ता है ताकि हम लोग अपना जो प्रोडक्ट बना रहे वो कम एडवर्टीजमेंट, कम कॉस्ट में हम लोग अपने कस्टमर तक पहुँचा सके, और ऐसा बनाए कि कस्टमर, जैसे आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, मेरे को उससे बहुत बेनिफिट मिला, मेरे को लगा कि इसका प्राइस लो है लेकिन इसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो रेफ़र करूँगी दूसरे लोगों को भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा तरीका होता है कस्टमर को एक्वायर करने का। कोपिंग विथ चेंज, कोपिंग विथ चेंज मतलब आपका क्या होता है कि डिमांड के साथ, कस्टमर के डिमांड के साथ आपको बदलना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि अभी आपका टचेबल जीन्स उतना नहीं चल रहा है, अभी आपका थोड़ा लूज टाइम पैंट्स का जीन्स चल रहा है, जो कि बहुत पहले चला करता था। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, जो कंपनीज भी ये चेंज कर रहे हैं कस्टमर के डिमांड को देख करके, उसी को हम लोग कहते हैं कोप अप विथ चेंज। पब्लिक इमेज बनाना पड़ता है, एक बिज़नेस फर्म का इमेज होना बहुत ज़रूरी। अब जैसे जब मैगी का हम लोग ने देखा था कि उसमें अजीनोमोटो बहुत ज़्यादा निकला था तो उसको बैन कर दिया गया था, तो हम लोग के माइंड में एक आ गया, पेरेंट्स के माइंड में एक आ गया कि अगर बच्चे मैगी खाएंगे तो उनका हेल्थ ख़राब हो जाएगा, जबकि शुरू से खा रहे तो भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी जब हम लोग को पता चला उसके बाद से उसका जो इमेज था वो थोड़ा डाउन हो गया है। तो ये होता है पब्लिक इमेज बनाना। कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग हम लोग का क्या होता है, हाँ तो फिर क्या होता है कंटिन्यूस लर्निंग। एनवायरमेंटल एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि हमें कंटिन्यूसली मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, उससे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा ताकि हम लोग कस्टमर के डिमांड को समझ पाए और उसी हिसाब से अपना प्रोडक्शन करें, ताकि लेस हम लोग का जो ख़राब सामान होता है वो हो। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अब बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशंस होते हैं, बेसिकली 2 डायमेंशंस होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, ऑन द अदर हैंड मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ जनरल फैक्टर लाइक इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस। तो माइक्रो क्या होता है, पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 डायमेंशंस होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो हम लोग का इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस देखता है, और मैक्रो हम लोग का लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस देखता है।
Now, microenvironment. Microenvironment refer to those internal and external factors which exercise direct influence on the working and performance of the individual business organization. कोई भी एक business organization का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस वर्किंग प्रोफेशन पे क्या डालता है, उसका इन्फ्लुएंस हम लोग देखते हैं किससे, माइक्रो एनवायरनमेंट से, क्योंकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है वर्किंग परफॉर्मेंस में। इंटरनल फैक्टर्स हम लोग के क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। तो हम लोग का क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर मतलब हम लोग का जो फाउंडर्स और टॉप मैनेजमेंट के साथ जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो कंपनी जिस पे मतलब किसी का आप देखते हैं ना, किसी का मैनेजर बहुत अच्छा होता है जो हर चीज़ मैनेज कर लेता है, तो उसका कंपनी का अच्छे से चलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर हम लोग का कैसा है। और मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, वो जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसका मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मतलब उसका जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, उन सब का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वो अच्छा होगा तो कंपनी ऑफकोर्स अच्छा चलेगा, अगर वो ख़राब होंगे तो कंपनी अच्छा नहीं चल पाएगा। कंपनी का इमेज और ब्रांड इक्विटी बहुत मैटर करता है। ब्रांड इक्विटी हमारा क्या हुआ, जैसे मैगी का मैंने आपको बताया था, हम लोग कभी नूडल्स नहीं बोलते, हम लोग हमेशा मैगी बोलते हैं। और उसका जो इमेज मतलब वो जो एक अच्छा इमेज है कि हाँ मैगी खाएं हैं, अच्छा है, अच्छा टेस्ट है, वो जो एक इमेज है उस कंपनी का और उस ब्रांड का इक्विटी, वो मैटर करता है। ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज मतलब उसका उस कंपनी का दूसरे कस्टमर्स और ह्यूमंस के साथ कैसा रिसोर्सेज है, जैसे एचआर का होता है, वही वाला बता रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, कस्टमर, कंपटीशन, सप्लायर्स, मार्केटिंग, इंटरमीडिएटरी, फाइनेंसेस, पब्लिक्स। तो हम लोग क्या होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का डिमांड क्या है, कंपटीटर्स कितने हैं, वो हम लोग को इनडायरेक्टली ये करते हैं। अगर कंपटीटर ने अपना प्राइस डाउन कर दिया तो हम लोग का डिमांड कम हो जाएगा। सप्लायर्स कैसे, हम लोग के मार्केटिंग सप्लायर्स मतलब हम लोग को जो प्रोडक्ट के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। रॉ मटेरियल के लिए मतलब प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो हमारे सप्लायर्स हुए। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की है, तो अब हम लोग डायरेक्टली जाके तो कस्टमर को देंगे नहीं, हम लोग पहले होलसेलर्स को देंगे या फिर रिटेलर्स को देंगे, फिर होलसेलर से रिटेलर लेगा, तो वो क्या हो गया हम लोग के मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी। फाइनेंसर्स, अब हम लोग के पास अगर इतने पैसे नहीं हुए कि हम लोग खुद की एक कंपनी खोल पाए, तो हम लोग कुछ फाइनेंस लेंगे, या तो हम लोग अपना शेयर बेच के फाइनेंस लेंगे, नहीं तो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी शेयर्स लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को पैसा देते हैं उसके बदले। फिर पब्लिक्स हुआ हम लोग का। नाउ मैक्रो एनवायरनमेंट हम लोग का क्या होता है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट। इसमें हम लोग को लीगल, पॉलिटिकल, सोशल फोर्सेस जो होते हैं उसी को हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, यही वाला जो मैंने अभी आप लोग को बोला। इनमें से कोई भी चार पॉइंट्स आपको सबके देख लेने आते नहीं है वैसे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्टेज एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, मार्केट कंडीशंस, डिग्री ऑफ कंपटीशन। अब ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट का हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसको डेवलप करने में हमारे क्या एफर्ट्स लग रहे हैं वो चीज़ दिखा रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हम लोग कौन से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, और हम लोग का कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग का क्या स्टेज है और किस रफ्तार से हम लोग कर रहे हैं वो चीज़ मैटर करता है। और मार्केटिंग कंडीशंस, जो डिग्री ऑफ कंपटीशन है वो हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। सोशल एनवायरनमेंट में हम लोग का वही हो गया, फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़, एजुकेशनल लेवल्स, अवेयरनेस ऑफ राइट्स, वर्क एथिक्स, मतलब जितने भी एथिकल काम है हम लोग के बिजनेस के, लाइक हम लोग को फेयर प्राइजेस रखना है, हम लोग को कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उन तक सही बात पहुंचाना है, ये प्रोडक्ट उनके लिए कैसे यूज़फुल है वो बताना है। तो ये सब हो गया हम लोग का सोशल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब हम लोग कौन सा प्लांट एंड मशीनरी और कौन सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने
बिज़नेस के लिए वो चीज़ हम लोग को दिखानी है जिससे हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है, और न्यू टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और लेबर्स कम लग रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा हो रही है, हम लोग का बिज़नेस बड़ा हो रहा है। नाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हम लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम लोग का वही हो गया कि हम लोग सही से अपने टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम लोग अपना सही से फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऑडिटर सही से ऑडिट कर रहा है कि नहीं कर रहे, हम लोग ने सही से अपना पूरा ट्रूनेस एंड फेयरनेस, रिलायबिलिटी वो सब दिखाया है कि नहीं दिखाया, वो सब हम लोग का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, बिजनेस हैज फंक्शन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉज। हम लोग का लीगल एनवायरनमेंट क्या देख रहा है कि हम लोग के प्रोडक्ट या कंपनी की वजह से किसी भी सिटीजन का राइट या ड्यूटी को हार्म तो नहीं हो रहा है, किसी का भी लॉ को हम लोग हार्म तो नहीं पहुंचा रहे, जिसके कारण हम लोग के ऊपर कोई पॉलिटिकल केस ना हो जाए। नाउ शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का आता है, कभी कभी 10 मार्क्स का भी आ जाता है। तो शॉर्ट एनालिसिस हम लोग का क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। ये सब क्या होता है कि कोई भी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कोई भी कंपनी का वीकनेस क्या है, कोई भी कंपनी का अपॉर्चुनिटी क्या है, कोई भी कंपनी का थ्रेट क्या है। अब जैसे हम लोग मैगी का ही बात करें तो मैगी का स्ट्रेंथ क्या था कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज था उसका, कि उस समय तक ये कोई भी नूडल्स नहीं निकला था, तो ये उसका स्ट्रेंथ था कि वो एक अच्छा अपना मार्केट बेस बना सकता था जो उसने बनाया। और हम लोग जैसे अभी भी नूडल्स बोलते नहीं है, हम लोग हमेशा मैगी ही बोलते हैं। उसका वीकनेस क्या है, उसका वीकनेस है कि वो अजीनोमोटो बहुत डालता था, जो कभी ना कभी गवर्नमेंट के नज़र में आना है, वो आएगा तो वो बैन हो जाएगा, जैसे कि बीच में हो गया था, उसके बाद उसने ठीक किया तो वापस ठीक हो गया। और उसका अपॉर्चुनिटी का क्या था कि अगर उसने सबसे पहला मूव किया है ना तो उसका मार्केट साइज़ बहुत बड़ा होगा। जैसे जॉनसन बेबी का आप देख लीजिए मार्केट साइज़ कितना बड़ा है कि वो 95% मार्केट उसी ने कैप्चर कर रखा है। सेम फॉर मैगी ऑल्सो। अब उसका थ्रेट क्या है, अब मैगी को ही देख लीजिए, मैगी के साथ साथ अभी काफ़ी सारे बराबर में चलने वाले कंपनीज आ गए, जैसे टॉप रेमन, यिप्पी। बहुत सारे लोग मैगी खाते हैं लेकिन ये सब भी आ गए हैं, जैसे अभी चलता है यिप्पी, चलता है नॉर, चलता है, तो अभी बहुत लोग पहचानने लगे दूसरे ब्रांड्स को भी, क्योंकि जब मैगी बैन हुआ था उसके वीकनेस की वजह से, तो ये सब जो कंपनीज है उनको एक एडवांटेज मिल गया था ओवरकम करने का। तो यही हुआ हम लोग का शॉर्ट एनालिसिस, और इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर मैंने आप लोग को, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप मेरे ब्लॉग से पढ़ेंगे तो आपको दोबारा से चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया और मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी पहुँचाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।